एसआईआर को लेकर के ये रिपोर्ट सुनिए। Special intensive revision of electoral rolls has sparked fear among suspected Bangladeshi nationals. Every day, 200 to 300 people are reaching the Hakimpur checkpost on the border looking to cross over to Bangladesh. Many of them admitted to India today how they entered the country illegally several years ago, stayed here, and even procured Aadhaar and election ID cards. Mitu Molla claims that he came to India with his mother, sister, brother-in-law and their 2 children. They entered India through the riverine border in Dhamakhali with the help of agents who charged them ₹6,000 per person. কিভাবে ছিলেন? ভিসা নিয়ে এসেছিলেন? না, এমনি ওই ধামাখালি দিয়ে পার হয়েছিলাম। They say that they had crossed over the border from Dhamakhali, another place in North 24 Parganas, and they did not have visa. They illegally entered the Indian territory. ভোট আপনার ওই 3 বার দিয়েছিলাম। He has casted his mandate in India thrice, as he said. Mitu Molla's mother, Anyora Bibi, claimed that her son got documents after filling up forms at a government camp. 20 साल पहले बांग्लादेश से यहाँ आया था। मेरे मम्मी और पापा मुझे लाए थे यहाँ आंखों का डॉक्टर दिखाने, जबकि हम इनलीगल वजह से आए थे तो जा नहीं पाए। उसके बाद यहाँ रह गए थे। अब गवर्नमेंट ने जाने का मौका दिया। थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जाने का मौका दिया। जाने का मौका कहाँ बोल रहे लात। ये तो डर के मारे ये लोग जो है अब भाग रहे हैं। और एसआईआर को लेकर के जो मैंने आपको बोला था कि ये एनआरसी का ही एक आप कह लो कि अनसेड एनआरसी है। इसमें सरकार को एनआरसी शब्द भी नहीं बोलना पड़ेगा और पार्टियां जो इनका कुछ अब कर नहीं सकती, क्योंकि पार्टी इन्हें केवल और केवल वोट बैंक के लिए ही यूज करती है। अब यदि वो वोट ही नहीं डाल पाएंगे तो फिर पार्टी उनका करेगी क्या? और इस डर से भी कि बिहार में तो भाई नहीं करने दिया, बिहार में भी बहुत बांग्लादेशी थे, उनको निकाल दिया गया, उनको वोट नहीं करने दिया, तो अब तुम्हारा भी जांच होगा। तुम जो ही बताओगे कि हम भी यहाँ के हैं, तो 2002 में तुम यहाँ थे क्या, वो निकाला जाएगा। और पिछले 15 वर्षों में 20 वर्षों में ये इन्फिल्ट्रेशन जो है बहुत अधिक बढ़ा है। और ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम आँख का इलाज करवाने आए थे, बिना वीज़ा के आए थे और फिर जा यहीं रह गए क्योंकि हम इलीगली आए थे। फिर सरकार ने हमारा जो है वो सारा कुछ बनवा दिया। कितने बढ़िया मतलब क्यूट लोग हैं। जो लीगल लोग यहाँ पे आते हैं उनको वीज़ा लगवाने में मतलब हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पे। और जो अवैध लोग हैं आराम से रह रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, मतलब बढ़िया है, आराम से ही जा रहे हैं। एक जो है यह आया कि दिख रहा है एसआईआर का असर, बंगाल में हिरासत में लिए गए 300 घुसपैठिए, 300 लोगों को पकड़ा गया। पिछले कई दिनों से राज्य के सीमावर्ती इलाके से बड़ी संख्या में लोग भाग रहे हैं और 300 नागरिकों के एक बड़े समूह को बीएसएफ ने पकड़ लिया। अधिकारियों ने बताया कि इसमें पुरुष, महिला और कई बच्चे हैं। लोग बंगाल में चल रहे एसआईआर से जुड़ी कानूनी कार्रवाई की आशंकाओं के चलते कोई वहाँ से निकाला नहीं, कोई इनको पकड़ा भी नहीं, बट इनको रियलाइजेशन हो गया कि भाई अब जो है हमें जाना पड़ेगा। ये हो गया, अब जो भी हनीमून पीरियड था भारत के साथ वो हमारा समाप्त हो गया, अब तो हमें निकलना ही पड़ेगा। आज मैं उत्तर 24 परगना जिले में आया हूं और जो कि स्वरूपपुर जगह है। आज मैं उत्तर 24 परगना जिले में आया हूं और जो कि स्वरूपपुर जगह है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पोस्ट है और यहीं से इसी के बाद से बांग्लादेश की सीमा शुरू हो जाती है और ये हुकुमपुर बॉर्डर है जहां पर आप परिवारों को देखिए, बांग्लादेशी परिवार जिनके पास कोई कागज पत्र नहीं है और कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के दूसरे जगहों पर जो लोग रह रहे थे वो अपने परिवार के साथ अब बांग्लादेश जाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और बीएसएफ इनकी कागजों की जांच पड़ताल करके ये सारा सामान ले दे के पूरे परिवार का ये लोग यहाँ पर हैं और यहीं से फिर इनको बांग्लादेश रवाना किया जाएगा। एसआईआर का बहुत बड़ा मतलब अवैध घुसपैठियों की पहचान करना भी है, गलत, मृत और शिफ्ट किए गए
मतदाताओं का नाम काटने की भी है। तो एसआईआर की इस प्रक्रिया में जो पहला इफेक्ट दिख रहा है, मुझे ये यहाँ आने पर पता चला कि कुछ 100 लोग, ये प्रक्रिया शुरू होने के बाद कुछ 100 लोग ये पश्चिम बंगाल छोड़कर बांग्लादेश की तरफ जा चुके हैं और अभी यहाँ 200 की संख्या में परिवार के लोग यहाँ हैं। ये धीरे धीरे ये संख्या जो है वो मुझे लग रहा है कि बढ़ती ही जाएगी, और जिस तरह से ममता बनर्जी जो है वो पैनिक कर रही हैं तो वो स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। अब एक ममता जी ने ये चिट्ठी लिखी और उन्होंने जो है लिखा है ज्ञानेश कुमार को कि मैंने कई बार अपने गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं एसआईआर को लेकर के, और जिस तरह से ये थोपा गया है अब मुझे लिखना पड़ रहा है, क्योंकि एसआईआर के कारण जो है मतलब विचित्र सी बहुत ही भयावह स्थिति बनती जा रही है। जिस तरह से ये एसआईआर हो रहा है और ऑफिशियल्स और सिटीजन्स जो हैं वो अनप्लान्ड और क्योटिक है, और ये संकटकारी भी है, डेंजरस है, और बेसिक प्रिपेयर्डनेस भी नहीं है, एडिक्वेट, मतलब ये सारा कुछ क्रिटिकल गैप्स हैं ट्रेनिंग में, फलाना ढिमका, ये सारा कुछ ये बता रही हैं। ये उस व्यक्ति से बता रहे हैं जिसने अभी बिहार में न केवल वो कराया है बल्कि बहुत अच्छे से कराया है। कोई चूं चपड़ नहीं, किसी ने कोई अपील किसी पार्टी ने फाइल नहीं की, कुछ नहीं हुआ, आराम से हो गया। बाकी जगहों पे भी चल रहा है। 11 और भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे ये चल रहा है। यूपी में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है, और कई जगहों, गुजरात, पता नहीं, ये 12 जगह वहाँ पे चल रहा है। केवल ममता को समस्या हो रही, उसके यहाँ राज्य में लोग मर रहे हैं एसआईआर के चक्कर में, तो ये बेचारी बहुत ही परेशान होकर के वो लिख रही हैं। अब देखिए 500 बांग्लादेशी जो बंगाल में थे वो 0 लाइन पे अटके हों, उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है, वीज़ा भी नहीं है, और कोई भी वैलिड पेपर नहीं है ये कहने के लिए कि भाई हम बांग्लादेशी हैं। अब क्या है कि यदि आपके पास वीज़ा या तो आपका एक्सपायर हो गया तो इन जगहों पे होता है आपको एग्ज़िट परमिट लेना पड़ता है। मतलब आप जाइए पुलिस को और आपका जो कॉन्सुलेट होता है वहाँ पे आप अपील कीजिए कि भाई हमारा ऐसे ऐसे इन कारणों से एक्सपायर हो गया था, अब हमें यहाँ रहना पड़ रहा है, हमें 3 दिन बाद का जो भी है आपको 24 घंटे का 72 घंटे का एग्ज़िट परमिट दे देगा, वो आप दिखाओगे तो फिर आपको अपने देश में लौटने के लिए दिया जाएगा। इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। अब कुछ कैसे रहेगा? पासपोर्ट रहता, वीज़ा रहता तो ये नदी के रास्ते थोड़े आए। और मुझे यह भी विचित्र लग रहा है कि भाई अभी भी हमारा बॉर्डर जो है पोरस ही है, खेत खलिहान सब है, तो उधर से निकल जाओ ना चुपके से, कोई बीएसएफ वाला नहीं रोकेगा। आराम से जिधर से आए जिस रास्ते से उसी रास्ते से निकल जाओ। अब तुम प्रोसेस का हिस्सा काहे बनना? इनको लगा कि नहीं वहाँ जाएंगे वो तो हमारे ही अपने ही लोग हैं, इनको ना अपना देश तैयार मतलब मान रहा है ना ये। और देखिए भाजपा वेस्ट बंगाल ने मजे लिए कि ममता बनर्जी अपने वोटरों को बचा लो, और फिर उसके बाद बीजेपी असम ने उसको कोट करके लिखा, मामा मतलब इमानता शर्मा, इफ दे ट्राई टू कम टू असम। ये गेम ऑफ थ्रोन्स का है, जॉन स्नो अपनी बड़ी वाली तलवार लेकर के तैयार खड़े हैं, तो वो वाला मीम इन्होंने शेयर किया है। अधीर रंजन चौधरी ने बोला है, सर पे सुनिए। मेरे पास ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखे हैं। जैसे कि यहाँ भंडार चलते हैं ना, लक्ष्मी भंडार, इधर उधर की भंडार लोगों को लुभाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, वैसा ही फर्जी वोटर की भंडार भी दीदी के पास मौजूद है। ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, इंडिया अलायंस के सदस्य हैं, तो बता रहे हैं कि फर्जी वोटर का बंडाल है 35-40 लाख, इनका कहना है। तो 35-40 लाख यदि वोटर्स हैं तो आप इसको फिर डिवाइड कीजिए 2 से, पति पत्नी बना देते हैं इनको, 20 लाख पति पत्नी, और उनका फिर 2-2, 3-3 बच्चे कर लो आप।
देख लीजिए कितने लोग हैं, और 2-2 3 तो इनके बच्चे होते भी नहीं, आप तो जानते ही हैं, 5 तक जा सकते हैं। तो 80 लाख टाइप का जो है जनसंख्या, ये अधीर रंजन चौधरी बता रहे हैं कि अवैध रूप से यहाँ पे लोग रह रहे हैं SIR के कारण, जिनको जो है जाना पड़ेगा। শ্বশুরের নাম দিয়ে আপনি ভোটার কার্ড করেছেন, হ্যাঁ, কত সালে করেছেন এইভাবে? এটা 2002 এর পরে হয়েছে, 2003 সালে এরকম। হুম। হুম। আপনি কি আদৌ ভারতীয় বাসিন্দা ছিলেন না? না না, ভারতীয় বাসিন্দা নয়। ভারতীয় বাসিন্দা বলতে আমি এসেছি আমার মানে একটা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আমি এখানে এসেছি, ঠিক আছে। দুর্ঘটনা বলতে আমাকে কিডন্যাপ হিসাবে এখানে মানে নিয়ে আসা। কত সালে এসেছিলেন বাংলাদেশ থেকে? ওটা তো আমার তখন তো বাচ্চা, তো তখন আমার কোনো ছিল না, জ্ঞান ছিল না কত সালে হয়েছে। কত বছর আগে এসেছেন? মোটামুটি আমার এখানে আসা হয়ে গেছে 35-এর উপরে হয়ে গেছে। কোথায় ছিলেন প্রথমে? হ্যাঁ, হাওড়া তপসিয়ায় ছিলাম, ওখান থেকে এসে আমতায় ছিলাম, আমতার থেকে বাংলান চতপুরে ছিলাম, তারপরে বিয়ে শাদী করে এইখানে আছি কুলগাছি। এই যে ডকুমেন্টগুলো কি করে তৈরি করছে, যে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড? ওটা তখন আমাদের গ্রাম থেকেই আর কি করা হয়ে গেছে। শ্বশুরের নাম দিয়ে হয়েছে? হ্যাঁ, না, শ্বশুরের নাম দিয়ে কি করা হয়েছে। যখন আমার বিয়ে শাদী হয়ে গেছে সে কোথায় যাবে? কিন্তু এই যে এখন এসআইআর ফর্ম ফিল আপ করেছেন? হ্যাঁ, এসআইআর ফর্ম ফিল আপ করেছি, যত আমার কাছে ফর্ম এসছে ওই জন্য আমি ফিল আপ করেছি আমার শ্বশুরের নাম দিয়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা তো কার্যকর হবে কি? এবার কার্যকর না হয় এবার কি করে বলবো বলুন আমরা। এরপর তাহলে কি করবেন? ডকুমেন্টস কি করে দেবেন বাবা? এবার দেখা যাক কি করা যায়, আর কি বলবো, আর এত উত্তর কিছু সেরকম কিছু নেই। হ্যাঁ, এখন দেখা যাক। কে কে আছে ফ্যামিলিতে আপনার? ফ্যামিলিতে আমার দুটো মেয়ে আছে, একটা ছেলে আছে, আমি আমার ওয়াইফ। সমস্যায় পড়লেন তো? সমস্যা বলতে হয়তো যদি পড়ি আমি একা পড়বো, আমার হ্যাঁ, তাদের তো সব আছে। হ্যাঁ, আমার ওয়াইফের 2002 সালে ভোটার লিস্টে আছে, তার বাবা মা সবই এখানে আছে, তাদের প্রবলেম নেই, প্রবলেম আমার। तादर प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हमार, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे वाइफ का तो सब है। अभी इन्होंने क्या किया कि इलीगली आए, BA किया, मतलब विवाह किया, और उसके बाद अपना आई कार्ड और बाकी सारा कुछ बनवा लिया, आधार वाधार। तो रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आधार में मतलब नाम किसका दिया? बोला ससुर का नाम दे दिए बाप के नाम पे। तो इनमें तो वैसे भी कुछ होता नहीं है, मतलब चलता ही है। अब ससुर बाप भी हो सकता है, एक्चुअल में भी बाप हो जाता है कई बार, है ना। उसका नया भाई वाई पैदा हो जाए तो बाप तो हो ही जाएगा, या क्या पता पहले ही हो, तो जो भी है। तो इन्होंने बताया और बोल रहे हैं कि अब ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स तो हैं ही मेरे पास सारे, और SIR में अब देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, वो करेंगे जो भी करना होगा। तो ये माहौल चल रहा है, वो हैं अभी भी। और कैमरे पे आके आप इनका कॉन्फिडेंस देखिए कि वो कैमरे पे आकर के बोल रहे हैं, ये देखेंगे अब क्या होगा। मतलब भाग भी नहीं रहा, सारी बातें बता रहे। इनको इतना कॉन्फिडेंस है TMC के ऊपर, इस गवर्नमेंट के ऊपर, कि अरे ये सब तो हो जाए। इनको लग रहा है हम तो नेचुरलाइज सिटीजन बन गए अब यहाँ के, हमें तो मतलब रेजिडेंसी परमिट, और ममता करेगी भाई, जो लाए हैं वो हमें वो बचाएंगे भी। तो कॉन्फिडेंस है इनका। नहीं, बांग्लादेशी हाकिमपुर में बहुत है। हम गया था हाकिमपुर। हाँ, तो ये हमारा इधर खाली हो जाएगा, सब खाली हो जाएगा। तब खाली हो जाएगा। कैसे? बांग्लादेश में वो साइड भेज दो, उधर भेज दो। वो लोग के लिए हम लोग का परेशान, इधर कोई काम धंधा नहीं है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेशी इधर ज्यादा है क्या? नहीं, इधर से जाता है सुबह। हाँ, वो तो हम गया था वहाँ बॉर्डर पर। वो कहीं वो लोग के लिए हम लोग के इधर कोई काम नहीं है। मेरा बच्चा इतना पढ़ाई किया लेकिन चाकरी बाकरी नहीं, सब वो लोग को ही है। वो लोग का क्या? बांग्लादेश का है वो लोग। अभी वो रिफ्यूजी अभी तो जा रहा है, मेरा हम लोग का अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप चाह रहे हो जाए सब? नहीं, हम तक अभी भी गया नहीं उधर। नहीं, आप चाह रहे हो कि जो बांग्लादेशी हो सब जाए? हाँ, सब अच्छा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। इधर मेरा बच्चा लोग सामने आगे फ्री काम आएगा, काम करेगा इधर। लेकिन SIR अच्छा है कि नहीं? वो अच्छा है। अरे देखो, बांग्लादेश रोज आएगा तो इधर हम बैठने देंगे? इधर बैठने देंगे तो हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? आज जो हिंदू हो मुस्लिम हो, दोनों को भगा देना चाहिए। अरे वो अलग देश है, हमारा भारत में क्यों आएगा वो लोग? इधर जितना भी आएगा हमारा बच्चा को हम इधर कैसे रहने देंगे? सब लोग तो इतना आ गया इधर बंगाल में, इतना देखो, बांग्लादेशी कोई भी आता है उधर उच्च माध्यमिक पढ़ाई करके इधर 9 में भर्ती होता है, और इसका दिमाग अच्छे से चलती है, इसीलिए वो चाकरी सब नौकरी वो लोग आगे मिलता है। हमारा बच्चा भी ऐसे पीछे रहता है, ऐसा है ना। इसीलिए हिंदू मुस्लिम दोनों को भगा देना चाहिए बांग्लादेश, तब अच्छा होगा। तो हिंदू को तो यहाँ नागरिकता दे रहे हैं। वो देखो, पहले रोज आएगा तो रोज देगा तो कल प्रधानमंत्री बांग्लादेश भी होगा।
हाँ, जो पीढ़ी आ रहा है ना बांग्लादेश ही प्रधानमंत्री बनेगा इधर ही। अरे रोज वो साल में आएगा तो वो लोग की जगह देगा इधर। इस बंदे ने अच्छी अच्छी बात बोली, और वो बात ये है कि भाई जब इनके अपने एग्जिस्टेंस पे पड़ता है, जब इसका क्या कंसर्न है कि भाई हम भारत के हैं, वो बांग्लादेश का है, तो इधर ये क्यों आएगा इलीगली। लेकिन कारण क्या है कि हमारे बच्चे को उनके कारण नौकरी नहीं मिल रही, चाकरी नहीं मिल रही है, जो भी वो पढ़ा लिखा है कुछ भी काम करना चाहता है, बांग्लादेशियों ने सब पर, क्योंकि वो कम पैसे में ही काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो वो बोल रहा है कि इस कारण से मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग जो है भगाए जा रहे हैं और पूरा का पूरा इलाका जो है खाली हो जाएगा। ऐसे ऐसे इलाके, मतलब पता नहीं, बंगाल की जनसंख्या बहुत घट जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। लेकिन इस बार तो कह रहा है कि टीएमसी का बीजेपी, मोदी जी बोला है गंगा का पानी बिहार से चला है अब बंगाल की तरफ, बिहार जीत लिया, अब बंगाल का नंबर है। ये अलग राज्य है। कैसे अलग रहता? एक इधर कभी भी कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं, इधर देखो, इधर संख्यालघु हिंदू भी आधा आधी है। हा? आधा हिंदू आधा आधी, आधा हिंदू आधा मुस्लिम है। हाँ। जिधर भी मुस्लिम जाता है एक साइड में जाता है। हाँ। और हिंदू वो 3 ग्रुप हो जाते हैं। कहाँ कहाँ जाता है? वो सीपीएम करता है, वो बीजेपी करता है, वो भी तुम्हारा टीएमसी करता है। और मुस्लिम नहीं करता? नहीं, मुस्लिम करता है लेकिन वो टीएमसी ज्यादा करता है, इसीलिए तो टीएमसी अभी भी जिंदा है। तो मुस्लिम पसंद करता है टीएमसी को कि नहीं? देखो सब हम लोग क्या कर सकता है, हम इधर रहेगा सब भी अच्छा है, आज वो आएगा वो भी अच्छा है, कल वो आएगा वो भी अच्छा है, जो नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करना है। क्लैरिटी देखिए भाई, और ये मतलब गांव के मुखिया के चुनाव से लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री चुनाव और देश के प्रधानमंत्री चुनाव तक मुसलमान को ये क्लैरिटी है कि हमें संगठित होकर के वोट करना है। और मैं अपने गांव के चुनाव की मतलब पिछले बार की बात बताता हूं कि हमारे गांव में हमारे पंचायत में 4 गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं। उसमें से एक गांव पूरा एससी समाज का है, मूलतः जो सब्जी उगाते हैं, कोयरी संभवतः उनको बोलते हैं, उनका है। एक गांव पूरा मुसलमानों का है, उसमें बच्चे लगातार पैदा किए। पहले तो वो हमारी 1/4 भी उनके वोटर्स नहीं थे, अब लगभग वो जो है वो आ गए, हमारे आधे बराबर टाइप के आ गए हैं, और हम लोग मतलब एक नॉर्मल गति से बढ़ रहे हैं। फिर एक और गांव है, वो भी दलितों का ही गांव है। फिर हमारा गांव आ जाता है। हमारे गांव मिक्स्ड पॉपुलेशन है। हमारे गांव में समस्या क्या है कि हमारे गांव में हिंदू खड़ा होगा या भूमिहार खड़ा होगा या पंडित मतलब जो झाजी हैं वो खड़े होंगे, तो उनको वोट मतलब 3 गांव से मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसमें अब हिंदू क्या है कि हर 10 घर से एक आदमी खड़ा हो जाता है कि हमको भी मुखिया बनना है। हमारे तो मोहल्ले में, टोले में, जिसमें कुल मिलाकर के 1000 वोट नहीं होगा, उसमें 2 लड़के खड़े हो गए, सब अपना ही भाई भतीजा सब। फलाने टोले में 2 और खड़ा हो गया, मतलब हिंदुओं में से 13 लोग खड़े होते हैं, मुसलमान से 2। उसमें से भी एक दूसरा आदमी जो मजे में ऐसे ही खड़ा हो जाता है कि मैं जो है इसको हराऊंगा, इसके लिए हराता कभी नहीं है। और मुसलमान भी समझते हैं कि इसको वोट नहीं देना, तो एक ही को कंसोलिडेटेड वोट जाता है। और ये आपको हर जगह पे इस तरह से मिल जाएगा। और बाद में देखिए कितनी बढ़िया बात उसने बोली कि हमें क्या है, कोई भी जीते, हमारा ठीक है अपना सिस्टम। हम तो मतलब बात करने में बहुत बढ़िया, मतलब कुछ लोग जो होते हैं बात बहुत बढ़िया करते हैं इनमें से। Mamata Banerjee trying her level best to stop the SIR and any death happening which is quite unnatural. Mamata Banerjee making it a case for SIR related death. But I don't know why Mamata Banerjee is claiming, because the SIR is being implemented in 12 states now. And even one state SIR has been completed in Bihar also. So no death till now has been reported from the other state. So my question is, problem lies
lies with the SIR or the state of West Bengal? Why BLOs are under tremendous pressure only in the state of West Bengal, not in other states? Even in case of Tamil Nadu, SIR is also going on. In some other cases, SIR is also going on. In total 5 states are there. Those are, those have the election in upcoming years. So the case is similar in all the cases. That means all the 5 states, their condition are similar, including West Bengal. So why death is happening only in the state of West Bengal? So whatever. अब हो रहा है, ये उचित प्रश्न पूछ रहे हैं सुकांतो मजूमदार जी ममता बनर्जी से। अब एक देखिए, ममता जी के राज में ये हुआ कि टीएमसी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे चिल्ला रही है। क्यों? कि आधार वालों ने 34 लाख मरे हुए लोगों का नंबर जो है डीएक्टिवेट कर दिया है। आप सोचिए, टीएमसी यह स्वीकार कर रही है कि UIDAI 34 लाख लोग जो है मर चुके हैं, उनका आधार नंबर डीएक्टिवेट कर दिया गया। ठीक है, पहली बात तो अगर वो मर ही चुके हैं तो फिर डीएक्टिवेट क्यों नहीं होगा? मतलब खुद स्वीकार रहे हो कि मर गए तो उसको एक्टिवेटेड क्यों रखना है? पर्पस क्या है उसको एक्टिवेटेड रखने का? और ये एक पुराना इनका ट्वीट है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का, जहाँ पे इन्होंने 16 जुलाई को 2025 को लिखा है कि 83 लाख लोग प्रतिवर्ष मरते हैं, केवल 10% आधार कार्ड ही ऐसे मरने वालों का डीएक्टिवेट होता है। ये मिसमैच जो है, ये आइडेंटिटी फ्रॉड का एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। डेटा मैनिपुलेशन इससे हो सकता है, और घोस्ट बेनिफिशियरी मतलब जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं उस पे जो है पैसे लोग जो है चुराएंगे इस आधार कार्ड का नंबर। UIDAI को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है IT मिनिस्ट्री, ये सब, और हाफ मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो है वो अभी भी डाटा बेस को साफ करने के लिए पुराना बिना काम का तकनीक अपना रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अब इस पे जो है ये 16 जुलाई को स्वयं लिखा, और साकेत गोखले जो है MP हैं TMC के, वो बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है मोदी के साथ मिलकर के वोट चोरी कर रहा है। कुछ दिन पहले पता चला कि 30-32 लाख डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं मृतकों के नाम, और UIDAI ने कहा कि ये मर चुके हैं। अब स्कैम क्या है कि पिछले बार इन लोगों ने मुझे एक लेटर भेजा था डीएक्टिवेटेड आधार को लेके, उसमें कहा कि UIDAI कोई स्टेट वाइज डेटा मेंटेन नहीं करती है डीएक्टिवेटेड नंबर्स का। यानी इसका कहना था कि हमारे पास मतलब एक जनरल लिस्ट जो है डीएक्टिवेटेड आधार का होता है, किस स्टेट का कहाँ का है वो हमारे पास नहीं होता है। और इन्होंने ये भी कहा पार्लियामेंट में भी। अब मुझे बताया जाए कि UIDAI क्यों क्लेम कर रही है कि 30-32 लाख जो है वो स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल में है। अब ये बकलोल है साकेत गोखले, ये जो है RTI एक्टिविस्ट के नाम पे जो है वो पैसा उठाया था खूब कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और सबका दारू वारू पी गया। इस तरह के आरोप इसके ऊपर लगते रहे। खैर उसमें हम नहीं जाएंगे। अब TMC का कोई राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो हम समझ सकते हैं वो किस चरित्र का होगा, तो ऐसे लोगों के चरित्र पे क्या टिप्पणी करनी जब हम उसकी मूर्खता पे टिप्पणी कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि हमने मांगा था आधार से कि क्या आपके पास स्टेट वाइज लिस्ट होती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं होती है हमारे पास लिस्ट, हम ऐसा कोई लिस्ट मेंटेन नहीं करते। पार्लियामेंट में भी ये बात बोला गया उनके तरफ से, सरकार ने भी बोला। अब साकेत भाई का कहना है, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि 30-32 लाख हमने जो है बंगाल से हटा दिए हैं। यह है इनके ज्ञान का स्तर, यह है इनका कॉमन सेंस कि जस्ट बिकॉज मैं स्टेट वाइज कोई लिस्ट मेंटेन नहीं करता,
इसका मतलब ये थोड़े है कि मैं एक लिस्ट बना नहीं सकता ऐसा। जब मेरे पास हर आधार कार्ड पे एक पता है, पिन कोड लगा हुआ है, तो उसको सॉर्ट करने में कितना समय लगेगा। अगर कोई मांग ही लेगा कि मेरे यहाँ पे कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों का कार्ड डीएक्टिवेटेड है आधार कार्ड, तो वो संख्या तो दे ही सकती है क्योंकि उनके पास होता है। इनको लगता है कि नहीं, चूंकि कोई स्टेट वाइज लिस्ट आपने प्रिपेयर करके नहीं रखी हुई है जैसा कि आपने मुझे बताया, इस कारण आप यह बता ही नहीं सकते कि किस स्टेट से कितने कार्ड डीएक्टिवेट हो गए। अब मैं इस पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी आगे नहीं करना चाहता।